हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को यहाँ पर केमिस्ट्री के कुछ अन्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा गुण प्रकाशिक गुण है। यहाँ पर आपको दिया गया है टिंडल प्रभाव, स्कंदन, विद्युत कण संचलन, इसके अलावा दिया गया ये सभी। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश के बिखरने के गुण को हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव, यानी कि प्रकाशिक गुण आपका क्या होगा यहाँ पर टिंडल प्रभाव। तो यहाँ पर इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है किसी आयन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है उसके धनायन के, ध्यान दीजिए, आकार पर, संयोजकता पर, आवेश के चिन्ह पर, इसके अलावा संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर। तो याद रखिएगा, बता सकते हैं हार्डी-सोल्जे नियम के अनुसार ये यहाँ पर संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर निर्भर करता है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर डी सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि पर्पल ऑफ कैसियस है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले आप एक रिएक्शन, जैसे कि मान लीजिए पर हम लोग प्रयोग करें AuCl3, इसे हम लोग बोलते हैं ऑरिक क्लोराइड। याद रखिएगा, इसे बोला जाता है ऑरिक क्लोराइड। अगर इसकी क्रिया हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसकी क्रिया स्टेनस क्लोराइड के विलयन के साथ करा दें, यानी कि SnCl2, इसके साथ अगर इसकी क्रिया करा देंगे तो यहाँ पर बैंगनी रंग का गोल्ड सॉल्व प्राप्त होता है, यानी कि इसमें बनेगा आपका Au और इसके साथ साथ यहाँ पर बनता है SnCl4। इस प्रकार से अगर आप इसे संतुलित करेंगे तो 2 से यहाँ पर गुणा होगा, इसके अलावा 3 से यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें 3 हो गए, तो यहाँ पर भी इसमें 3 से गुणा होगा और इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा 2 से। इस प्रकार से ये समीकरण यहाँ पर संतुलित हो जाएगी। ये आपको जो दिया गया है इसे हम लोग बोलते हैं ऑरिक क्लोराइड। नाम याद रखिएगा इसका, इससे बोला जाता है ऑरिक क्लोराइड, ऑरिक क्लोराइड, ये हो जाएगा। इसके अलावा ये आपको दिया गया है स्टेनस क्लोराइड, अगर इसका नाम लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं आप, ये हो जाएगा यहाँ पर स्टेनस क्लोराइड। और इसके अलावा यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर बैंगनी रंग का आपका गोल्ड सॉल प्राप्त हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, ये होता है आपका गोल्ड सॉल। इस प्रकार से आप यहाँ पर यह अभिक्रिया बता सकते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपका AU सॉल दिया गया, यानी कि जो गोल्ड सॉल दिया गया है, इसे ही हम लोग बोलते हैं पर्पल ऑफ कैसियस, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी ये सही हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर बैंगनी रंग का जो गोल्ड सॉल प्राप्त हुआ है, इसे ही बोला जाता है पर्पल ऑफ कैसियस। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है यहाँ पर कि जब वायु परिक्षेपण माध्यम होती है तो बना हुआ शॉल कहलाता है। तो याद रखिएगा कि जब वायु परिक्षेपण माध्यम होती है तो बना हुआ शॉल जो होता है वो एरोशॉल कहलाता है। बना हुआ शॉल जो है आपका, ये एरोशॉल कहलाता है, यानी कि यहाँ पर विकल्प नंबर डी सही होगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं, जैसे कि कोहरा, इसके अलावा बता सकते हैं धुंध, और यहाँ पर हो जाएगा धूल, बादल, द्रव स्प्रे। ये सभी जो होते हैं आपके एरोशॉल होते हैं। तो याद रखिएगा कि जब वायु परिक्षेपण माध्यम होती है तो बना हुआ सॉल जो होता है ये क्या कहलाता है, आपका एरोशॉल कहलाता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक कोलाइड नहीं है। यहाँ पर आपको ये दिए गए, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन प्राकृतिक कोलाइड नहीं है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि साबुन, जिसका कि आपको ये सूत्र दिया गया, ध्यान दीजिए RCOONA, ये आपको दिया गया है साबुन। ये प्राकृतिक सॉल नहीं होता है। ये आप लोग याद रखेगा कि ये प्राकृतिक कोलाइड नहीं होता, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर डी ये सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि औषधियाँ किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि जो औषधियाँ होती हैं ये कोलाइडी अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं। कोलाइडी अवस्था, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए ये सही हो जाएगा। जितनी भी औषधियाँ होती हैं ये कोलाइडी अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं। ये आप लोग याद रखिएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि। तो कोलाइड को शुद्ध करने की विधि जो है अपोहन कहलाती है, यानी कि इसका विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि जो है अपोहन कहलाती है। इसके बाद अगला है कि ब्राउनियन गति का कारण है। तो यहाँ पर आपको ब्राउनियन गति का जो है कारण बताना है। यहाँ पर लिखा है द्रव अवस्था में तापमान का उतार चढ़ाव, कणों का आकार, इसके अलावा परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात। ये यहाँ पर जो है इसका विकल्प नंबर सी सही होगा। ब्राउनियन गति का कारण क्या है? परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का जो है कोलाइडी कणों पर जो संघात होता है, ये यहाँ पर जो है ब्राउनी गति का कारण होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप में FeCl3 का तन विलयन मिलाने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। इस परिघटना को कहते हैं, तो इस परिघटना को बोला जाता है पेप्टीकरण। ये आप लोग याद रखिएगा, इससे बोला जाता है पेप्टीकरण, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि कोहरा निम्न कोलाइडी अवस्था का उदाहरण है। तो कोहरा जो है आपका एक कोलाइडी निकाय है, जिसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो परिक्षेपण माध्यम होता है, इसमें आपका परिक्षेपण माध्यम जो है गैस होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, परिक्षेपण माध्यम जो है गैस। इसके अलावा परिक्षिप्त प्रावस्था, इसके अलावा जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है ये होती है आपकी द्रव। ये आप लोग याद रखिएगा, परिक्षेपण माध्यम गैस और परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव। तो यहाँ पर लिखा है कि कोहरा निम्न कोलाइडी अवस्था का उदाहरण। तो याद रखिएगा गैस में द्रव परिक्षिप्त, यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए सही होगा। ये आपको बताया गया कि परिक्षेपण माध्यम गैस और इसके अलावा परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है आपकी द्रव। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मक्खन एक कोलाइडी रूप होता है जब, यहाँ पर लिखा है वसा परिक्षिप्त होती है जल में, जल परिक्षिप्त होता है वसा में। यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी ये सही होगा, यानी कि जब जल परिक्षिप्त होता है वसा में तो मक्खन जो होता है ये एक कोलाइडी रूप होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है कि निम्न में द्रव विरोधी कोलाइड है। द्रव विरोधी कोलाइड आपका होता है स्टैनिक ऑक्साइड। स्टैनिक ऑक्साइड जो होता है ये द्रव विरोधी कोलाइड है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद है कोलाइडी कणों का साइज, यानी कि आकार जो होता है लगभग किस रेंज में होता है। तो इसका जो आकार होता है ये आप लोग याद रखिएगा, 50 एंगस्ट्रॉम से जो है 2000 एंगस्ट्रॉम की रेंज का होता है। कोलाइडी कणों का जो साइज होता है यानी कि जो आकार होता है वो 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम का होता है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी ये सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी विलयन के स्कंदन में सबसे प्रभावी विलयन है। तो सबसे प्रभावी विलयन जो होता है आपका BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला है A, B, C तथा D। सॉल्व की गोल्ड संख्या, यहाँ पर ये आपको A की गोल्ड संख्या दी गई है, B की, ये C की और D की। सबसे प्रभावी रक्षी कोलाइड है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रखना है, रक्षण क्षमता प्रोपोर्शनल टू होता है 1/स्वर्ण संख्या। 1/स्वर्ण संख्या, यानी कि जिसकी स्वर्ण संख्या सबसे अधिक होगी उसकी रक्षण क्षमता जो होगी वो कम होगी। यानी कि जिस विलयन की स्वर्ण संख्या कम होगी उसकी रक्षण क्षमता जो होगी वो सबसे अधिक होगी। तो सबसे कम यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्वर्ण संख्या किसकी दी गई है? ए की। इसकी स्वर्ण संख्या आपको दी गई है 0.001। तो सबसे कम यहाँ पर स्वर्ण संख्या जो है ए की है। इसका मतलब इसकी रक्षण क्षमता जो है सबसे अधिक होगी, क्योंकि रक्षण क्षमता जो है वो स्वर्ण संख्या के व्युत क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब जो स्वर्ण संख्या का मान अधिक होगा तो रक्षण क्षमता कम होगी, और जब स्वर्ण संख्या का मान कम होगा तो रक्षण क्षमता अधिक होगी। तो यहाँ पर ए की स्वर्ण संख्या जो सबसे कम है इसलिए इसकी रक्षण क्षमता जो सबसे अधिक होगी, यानी कि यहाँ पर जो है ए ये जो है सबसे प्रभावी रक्षी कोलाइड होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का उत्पादन करने में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। इसके लिए जो प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है वो होता है आपका V2O5। ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि झाग या फेन किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। तो याद रखिएगा कि जब गैस आपकी परिक्षिप्त अवस्था में, याद रखिएगा जब गैस जो है परिक्षिप्त अवस्था में, इसके अलावा द्रव जो होता है
ये परिक्षेपण माध्यम होता है तो वहाँ पर झाग उत्पन्न होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि जब परिक्षेपण माध्यम द्रव और इसके अलावा परिक्षिप्त प्रावस्था गैस होती है तब वहाँ पर आपका झाग या फिर फेन उत्पन्न होता है। यानी कि आप बता सकते हैं द्रव में गैस, द्रव आपका परिक्षेपण माध्यम और गैस जो है परिक्षिप्त प्रावस्था होती है तब वहाँ पर झाग उत्पन्न होता है। यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।